तो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि आखिर प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रियलिटी चेक विद मंसूर एंड अली। तो पता ये चला कि अमेरिकन ड्रीम सिर्फ अमेरिकन का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हर प्रोफेशनल का ख्वाब होता है कि अमेरिका जाकर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक खूबसूरत सा घर ले लूं, एक बड़ी सी गाड़ी ले लूं। इन शॉर्ट ये कि अमेरिका जाकर एक अच्छी सी इज्जत वाली जिंदगी गुजारूं। लेकिन कईयों के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। लेकिन ख्वाब देखने वालों को रास्ता जरूर दिखता है, और यही रास्ता सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि रास्ते पे चलना भी सिखाएंगे हमें मंसूर कुरैशी साहब, राइट फ्रॉम वर्जीनिया यूएसए। मैं आपको दूंगा एक इंट्रोडक्शन और वो हमें खास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएंगे जिसके जरिए आपके अमेरिका जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। तो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि आखिर प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। इसी वजह से कई सारे तो एजेंट्स के चक्कर में आके अपना वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो ये मालूम करें कि अमेरिका जाने के लिए वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो रियलिटी चेक विद मंसूर एंड अली में हम आपके सामने रखेंगे कुछ 6 ऑप्शंस अमेरिका जाने के लिए। तो सबसे पहले आता है वर्क वीजा, या फिर जिसे H1B1 वीजा भी कहते हैं। तो फाइनल 65,000 इंडियंस कम टू अमेरिका एवरी ईयर और H1B1 वीजा, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 90% लोग वर्क परमिट पर इंडिया से आते हैं और बाकी 10% लोग दुनिया की बाकी जगहों में से। जिसमें से पाकिस्तानियों के कितने फीसद हैं, शायद इतने भी नहीं कि मैं आपको बता सकूं। और इतने ज़्यादा इंडिया से क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर उनके सिटीजन्स के लिए खास स्ट्रक्चर, प्रोसीजर मौजूद है जिसको फॉलो कर कर वो अवेल करते हैं H1B1 वीज़ा, जिसकी वीज़ा की एलिजिबिलिटी मिनिमम बैचलर्स है, खास करके IT में, इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद आता है L1 वीज़ा। नाम इसका खतरनाक है लेकिन काम इसका है एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र का, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अमेरिका के अलावा दुनिया की किसी भी और जगह पर अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपको L1 वीज़ा के थ्रू अमेरिका के अंदर उसकी कंपनी में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र या फिर L1 वीज़ा। इसके बाद आता है आप सबका फेवरेट ग्रीन कार्ड, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर अमेरिका में ऑलरेडी यूएस सिटीजन है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और आप अमेरिका जाकर ग्रीन कार्ड अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें लगते हैं कुछ 10-15 साल। उसके बाद आता है स्टूडेंट वीज़ा, जिसके लिए आपको अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। वहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो यू विल गेट H1 वीज़ा। इसके बाद आता है पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट ऑप्शन, शादी का। अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो तकरीबन 6-8 महीने में यू विल गेट अ ग्रीन कार्ड। इसके बाद आखिर में आता है NIW या फिर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बैचलर से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ या फिर आपके पास PhD है और आपके पास कुछ ऐसी स्किल है जिससे आप साबित कर सकें कि मेरी इस स्किल से अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और फिर आप ये भी साबित कर सकें कि मुझसे बेहतर इस काम को और कोई करने वाला ही नहीं है, तो आपको मिलेगा NIW मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसके बाद आप आराम से बन जाएंगे यूएस लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करते रहें। तो ये वीज़ा के ऑप्शंस का एक इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से, लेकिन ख़ास टिप्स और टेक्निक्स क्या है अमेरिका पहुंचने की वो हम मालूम करेंगे मंसूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। तो मंसूर भाई, सबसे पहले तो आप बताइए कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है टू गेट द ग्रीन कार्ड। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल यार अली भाई, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है कि बल्कि आपने तो डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सर, अपना जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ना मैं लॉयर हूँ और ना कोई मैं वकील हूँ और ना कोई अटर्नी हूँ। तो मैं जो जवाब दूँगा वो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, तो वो हो सकता है जवाब सही हो सकता है जवाब गलत हो। लेकिन अगर आपको अमेरिका आना है, अमेरिका में आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि यहाँ किसी अटर्नी से जो है आप कांटेक्ट करें, किसी वकील को हायर करें, तो वो आपको इजीली बता सकता है, या आप USCIS की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा। देखें, यहाँ पर जो है ग्रीन कार्ड हासिल करने के कुछ तरीके होते हैं, 6-7 तरीके होते हैं। एक तो होता है
ग्रीन कार्ड थ्रू स्पॉन्सरशिप, फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो समझें कि अगर आपका कोई भाई या आपके माँ-बाप जो हैं या आपकी बहन वो अगर अमेरिका में रहते हैं, तो वो आपको ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप जो होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर कोई मेरा भाई वहाँ पर रहता है और उसकी एज जो है वो 21 से ज़्यादा है, तो उसमें तो मेरे ख़्याल से 10 से 15 साल का प्रोसेस लगता है। जैसे अगर इधर माँ-बाप हैं और उनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं और अंडर 21 है, तो उनका 2-3 साल में उनका जो है ग्रीन कार्ड हो सकता है। लेकिन अगर वो 21 से अबव हैं या शादीशुदा हैं, तो तकरीबन 10 से 15 साल का अरसा जो है वो लगता है ग्रीन कार्ड लेने में। इसमें बहुत ज़्यादा रश है और इसी वजह से 10 से 15 साल होता है। और अगर आपके सगे बहन-भाई अमेरिका में हैं, अगर आपके माँ-बाप अमेरिका में हैं या अगर आपका जो बच्चा है वो अमेरिका में रहता है, तो वो अपने माँ-बाप को स्पॉन्सर कर सकता है। बहन अपने भाइयों को, अपने माँ-बाप को स्पॉन्सर कर सकती है, माँ-बाप अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो 10 से 15 साल का प्रोसेस है। सबसे आसान तो ग्रीन कार्ड आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप से मिलता है। अच्छा, दूसरा तरीका है ग्रीन कार्ड का, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होता है कि अगर आप चाहे पाकिस्तान में रहते हो या आप कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका प्रोसेस है, 2 साल का तकरीबन प्रोसेस होता है और आपको उसमें भी जॉब मिल सकती है। लेकिन मेनली मैंने यही देखा है कि या तो कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में बावर्ची हो गए, या कोई ऐसे स्पेशलाइज़्ड हो गए जो अमेरिका में जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में कुक होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, जो बावर्ची होते हैं, वो अमेरिका में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो उनको भी ग्रीन कार्ड डायरेक्टली मिल सकता है। लेकिन मेनली जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को मिलता है, जो आईटी के होते हैं, टॉप नॉच होते हैं। उनके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और उनके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए। उसके बाद पूरा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होता है, जिसमें मेरे ख़्याल से 1 से डेढ़ साल लगता है। टोटल 2 से 3 साल का हिस्सा लगता है, 2 से 3 साल का अरसा लगता है और फिर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अच्छा, तीसरा जो है ग्रीन कार्ड लेने का जो आसान तरीका है, वो होता था डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी होती थी, जो अब जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन काफ़ी ममालिक हैं जो उसमें शामिल हैं। उस ग्रीन कार्ड लॉटरी के ज़रिए भी हज़ारों पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड निकले हैं और वो यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं और अपनी लाइफ़ को बड़े अच्छे तरीके से गुज़ार रहे हैं। हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वीज़ा की, तो इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो होता है पाकिस्तानियों को EB-5 इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है, जिसमें 8 लाख से $1 मिलियन आपको अमेरिका में या तो इन्वेस्ट करने होते हैं या फिर आपको कोई बिज़नेस खरीदना होता है और उसकी जो शर्त होती है वो ये होती है कि कम से कम 10 एम्प्लॉयमेंट जो हैं आपको जनरेट करनी होती हैं। मतलब अगर आपने एक बर्गर की दुकान खोली है, मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या आपने पेट्रोल पंप खोला है, तो साल में आपको तकरीबन 10 बंदे जो हैं वहाँ पर हायर करने होते हैं और $1 मिलियन में का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है और ग्रीन कार्ड के 5 साल के बाद आप अपना सिटीज़नशिप आराम से ले सकते हैं। तो चाहे उसके लिए आप पाकिस्तान हो या आप अमेरिका में हो या किसी भी ममालिक में हो, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो डायरेक्ट EB-5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 8 से $1 मिलियन होता है और कभी-कभी वो $1.5 मिलियन भी कर देते हैं और कभी-कभी केस बाय केस 8 मिलियन से कम भी हो, तो वीज़ा ऑफ़िसर पे है, वो हो सकता है आपको ग्रीन कार्ड दे दे। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे आसान तरीका है, जो तकरीबन हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि उनको कोई गोरी खूबसूरत दोशीज़ा मिल जाए जिससे वो शादी कर लें, या कोई पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हो, उनके फैमिली रिलेटिव्स हों, या उनके जानने वाले हों, अगर उनसे शादी हो सकती है और लड़की या लड़का कोई भी अगर US सिटीज़न है, तो तकरीबन 1 से 2 साल का अरसा दरकार होता है और 2 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और तीसरा जो है ग्रीन कार्ड लेने का आसान तरीका है, वो है NIW, जिसको आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट वेवर कहते हैं, और वो जो होता है वो मेनली PhDs लोगों को मिलता है पाकिस्तान में। अगर जो PhD हैं या ऐसे लोग जिनके पास मास्टर्स डिग्री हो और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या बैचलर्स डिग्रीज हो और 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, और उनको लगता हो कि वो एक स्पेशलाइज्ड उनके पास स्किल्स हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या दूसरे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप बस एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। उसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो अमेरिका में बहुत कम लोगों के पास वो स्किल्स होते हैं, तो आपको वो भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। मंसूर भाई, ये बताइए, अगर कोई प्रोफेशनल और स्किलफुल पाकिस्तानी अमेरिका में जॉब करना चाहे, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अली भाई, दूसरा भी ज़बरदस्त पावरफुल आपका जो है क्वेश्चन है, और मैंने देखा है कि पाकिस्तानी हमारे जो नौजवान होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जी अमेरिका में जॉब हासिल करने का क्या आसान तरीका है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका में जॉब हासिल करना जो होता है वो वाक़ई आसान होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ती है। सबसे पहले तो यहाँ पर 65,000 वीज़ाज़ जो होते हैं, अमेरिका की जो कांग्रेस होती है वो इश्यू करती है सारी दुनिया के लिए, ठीक है? अब वो 65,000 वीज़ा जो होते हैं मेनली जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों को या इंजीनियरिंग डिग्रीज़ वालों को जाते हैं। मोस्ट लाइकली तकरीबन 99% जो हैं आईटी वाले बंदे होते हैं। तो वो उनको वीज़ा हर साल जो है इश्यू होता है, उसके लिए लॉटरी सिस्टम होता है, फिर जब लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर से जो रिलेटेड जो फ़ील्ड्स हैं, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तकरीबन 5 साल का और अमेरिका से आपको एक वैलिड जॉब ऑफ़र होनी चाहिए और उस जॉब ऑफ़र के बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। वीज़ा प्रोसेस के बाद जब आपका H-1 इश्यू हो जाता है, तो एम्बेसी में जाते हैं और अपना वीज़ा लेते हैं। अब जॉब हासिल करने के लिए अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या आप किसी इंजीनियरिंग की डिग्री से आपका ताल्लुक है और आप अमेरिका आना चाहते हैं, तो अब जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। तो जनाब, जॉब के लिए अप्लाई करने के कुछ आसान तरीके हैं और उनमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी सीवी जो है बनाएँ अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक। आप जैसे ही गूगल करेंगे कि सीवी कैसे बनाई जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो वो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और आजकल तो चैट जीपीटी है, 2 मिनट में आप बना सकते हैं सीवी। तो सबसे पहले तो आपकी सीवी इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास तक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और 4 साल की डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 4 साल मतलब टोटल 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और आपके पास 5 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद जब आपकी सीवी बन जाती है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब बोर्ड्स हैं, dice.com है, monster.com है और उसके अलावा जैसे पाकिस्तान में रोज़ी.com है और नौकरी.com है, इसी तरीके से अमेरिका में dice.com है, monster.com है, careerbuilders.com है, indeed.com है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिंक्डइन है। यहाँ पर आप जाके अपना जो सीवी है वहाँ पर आप अपलोड करते हैं और उसके बाद जो भी जॉब स्किल्स होते हैं, जो भी जॉब्स होती हैं जो आपके स्किल्स से मैच करती हैं, आप उसके लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। थोड़ा-सा प्रोसेस होता है जब आपका कोई रिक्रूटर आपकी सीवी से मुतासिर होता है, वो आपका काम देखता है, आपके एक्सपीरियंस देखता है और आपकी रिकमेंडेशन लेटर देखता है, कवर लेटर देखता है, तो वो आपके सीवी को सिलेक्ट करता है। फिर वो आपको इंटरव्यू करता है, फिर आपका पहले टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर बिहेवियरल इंटरव्यू होता है और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। फिर और सबसे आसान तरीका यही है अमेरिका आने का कि आप मेक श्योर करें अपने सीवीज़ को अपलोड करें। अप्रैल में जो है वीज़ा खुलता है तो ज़ाहिर-सी बात है आप दिसंबर से है ना अप्लाई करना शुरू कर दें। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन और स्किल सेट से जो भी जॉब मैच करती है तो वहाँ अप्लाई करें। अपना सीवी जो है अपलोड करें, सारे जॉब बोर्ड्स पे अपलोड करें, लिंक्डइन पे अपलोड करें। मेक श्योर कीजिए कि लोगों से कनेक्शन बनाएँ, नेटवर्किंग करें। आपके काफ़ी जानने वाले होंगे अमेरिका में, जो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ नेटवर्किंग का। आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे, आपके स्कूल के पढ़े हुए लोग होंगे, कुछ पाकिस्तानी दोस्त होंगे, कुछ पाकिस्तानी आईटी होंगे। उनके लिंक्डइन पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं और आप उनको देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनको फाइंड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे आप पूछिए कहाँ जॉब अप्लाई की जा सकती है, कहाँ नहीं अप्लाई की जा सकती है। मेरे ख़्याल से स्टाफिंग कंपनी जो होती हैं अमेरिका में, स्टाफिंग कंपनी या कंसल्टिंग कंपनी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करती है। मेनली सारे लोग जो हैं इंडिया से ही आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा सेटअप बना हुआ नहीं हुआ। तो स्टाफिंग कंपनीज़ में अप्लाई करें, गूगल पे लिखें टॉप 50 स्टाफिंग कंपनी जो H-1 स्पॉन्सर्स करती है, तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ के एचआर को वहाँ की पोर्टल में जाके अपनी सीवीज़ को भेजें और इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। सबसे आसान तरीके यही हैं। अच्छा मसूर भाई, ये बताइए कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के बजाय अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचता हो तो कम से कम क्या अमाउंट होनी चाहिए और वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है? तो अली भाई, अमेरिका में इन्वेस्ट करने के 2 जो है ना बेहतरीन तरीके होते हैं। एक तो होता है E2 इन्वेस्टमेंट वीज़ा।
और एक होता है EB-5 वीज़ा। जो E2 इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है उसके लिए मैंने कई वकीलों से बात की है, वो कहते हैं कि उसके लिए पैसों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेशन यही देते हैं कि तकरीबन 50 से लेके डेढ़ लाख डॉलर आपके पास होने चाहिए। आपके पास पूरा बिज़नेस प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन-सा बिज़नेस खरीदने वाले हैं, किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और क्या आपके पास वो स्किल सेट हैं कि वो आप बिज़नेस को चला सकें। तो ये जैसा कि अगर गैस स्टेशन खरीदना है जिसको हम पेट्रोल पंप कहते हैं, तो आपको उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, तो आपको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपने चाहे वहाँ काम किया हो या आप घर पे पकाते हो, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनको ज़रूर शो करेंगे और उसके साथ ये पैसे होंगे। और फिर यहाँ पर जो वकील होते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वकील आपको काफ़ी ऐसे वकील होते हैं जो आपको बिज़नेस का भी बताते हैं कि जी ये बिज़नेसेस हैं, ये आप खरीद सकते हैं। और काफ़ी वकील जो होते हैं वो आपको गाइड भी करते हैं और वही आपका वीज़ा भी स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आप पहले चीज़ें खरीद मत लीजिएगा, ना मेरे ख़्याल से पहले आपको पैसे देना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उनसे एक आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवाइएगा कि भाई ये जो है अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या मुझे ये E2 इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा, तभी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं, वो काफ़ी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। वो पैसे पहले ही भर के बैठे होते हैं लाख डॉलर और फिर पता चलता है कि उनको पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिला और फिर पैसे वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छा वकील हायर करें। वो पैसे ज़्यादा लेगा लेकिन आपको बताएगा सारी सही बातें। तो ये एक ज़रूरी है। उसके अलावा एक EB-5 वीज़ा होता है। EB-5 वीज़ा जो होता है वो होता है इन्वेस्टर वीज़ा, उसके ज़रिए डायरेक्टली आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। E2 वीज़ा पे भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है लेकिन वो टेम्परेरी 2 साल का होता है और एक्सटेंड होता रहता है, लेकिन उसमें आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है। वो टेम्परेरी 2 साल का होता है और हर 2 साल के बाद वो एक्सटेंड हो जाता है, जब तक आपका बिज़नेस रहता है। और EB-5 जो होता है वो आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है, चाहे आप पाकिस्तान में हों या आप अमेरिका में हों। तो उसके लिए आपके पास तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। जो आजकल में अपना टीवी में एड्स आ रहे होते हैं या वकीलों से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि तकरीबन 800 से लेके $800,000 से लेके तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। अगेन आपके पास ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस प्लान होना चाहिए। आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, वरना यहाँ पर गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम चलते हैं, गवर्नमेंट कई सेंटर्स बना रहे होते हैं, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। तो उसके लिए भी आप अच्छे वकील से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो वकील है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। और सुबह हमने देखा है कि कंपेयर टू यूके और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानियों को अमेरिका की स्टूडेंट वीज़ा बहुत कम मिलती है। इसकी क्या वजह है? देखें, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है और मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है, जब मैं आपको दूँगा तो काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा। देखें, कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अपने इंडिया के लोगों को ज़्यादा जो है ऑब्वियसली वीज़ा इश्यूज़ होते हैं और पाकिस्तानी वो कम होते हैं। उसकी सबसे जो मेन वजह है वो तो ये है कि एक तो हमारे पास जो है, जो एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो इंडिया में है। और इंडिया में ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी जो तालीम है वो उसकी जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। और उनकी जो टाइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके जान-पहचान वाले होते हैं। उनके उनके मुल्कों में हमारे जो हैं इस यहाँ की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लोग जाते हैं और वहाँ पर जो है स्टूडेंट फेयर्स होते हैं और वहाँ पर वो लोगों को पूरी तफ़सीलात बताते हैं, उनके पास पूरी करियर काउंसलिंग होती है, उन्हें पता होता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ पर रिसर्च होती हैं और वहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो इंडियंस हैं वो जो हैं वो ले जाती हैं और उनके पास जो है ना फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। अब उनके जो बैंक हैं वो लोन देते हैं आपको, बाहर मुल्क में अमेरिका में पढ़ने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके पास स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है, बड़ा ज़बरदस्त उनका पूरा सिस्टम जो है बना होता है। उनके स्कूल जो हैं उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिले। वर्सेस पाकिस्तान में सिस्टम ये होता है कि एक तो हमारे पास जो और ए लेवल्स वाले हैं उनको तो सबको ज़ाहिर बात है, उनको तो स्टूडेंट वीज़ा मिल ही जाता है क्योंकि एक तो उनकी एजुकेशन सारी अंग्रेज़ी में होती है, दूसरा वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छा बोलते हैं, तीसरा उनके पास ज़ाहिर बात है अल्लाह का दिया हुआ पैसा भी बहुत कुछ होता है, उनके माँ-बाप भी अमीर होते हैं, जब उन्होंने टॉफ़ल भी दिया होता है, उन्होंने एसएटी भी दिया होता है, उन्होंने जीमेट भी दिया होता है और उनकी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है। उनके पास दिखाने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी होती है कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, 4 साल पढ़ूँगा और $2.5 लाख अगर उसका खर्चा है तो ये $2.5 लाख जो है मेरे बैंक में मौजूद है, मेरे वालिद साहब मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं या मेरे अंकल कर रहे हैं या मैं अमीर आदमी हूँ या मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो अच्छा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं।
देखें, एक जो मेन वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता है, उसका जो मेन वजह है वो ये है कि एक तो उनकी प्रॉपर रिसर्च नहीं होती है, ठीक है? उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है। अब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसकी फ़ीस $2 लाख है 4 साल की और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो $20,000 की है, तो यार वीज़ा ऑफ़िसर आपको क्यों वीज़ा देगा? मतलब अगर मैं हूँ, मैं तो आपको ना दूँ, ठीक है? दूसरा, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो आप उनको बता ही नहीं जाते कि भाई आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो। अब अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो आईटी के लिए अगर अप्लाई करेगा या अगर किसी ने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की हुई है और वो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वहाँ जाएगा, तो वीज़ा ऑफ़िसर भी बोलेगा ना कि भाई तुम ये मैथ पढ़ने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हो? अपने पाकिस्तान में पढ़ो, वहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बात वो सही करते हैं। उसके अलावा आप काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ना टॉफ़ल होता है और ना उनके पास एसएटी होता है, ना उनके पास जीमेट होता है। भाई आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करो। अब देखें फ़र्क है ना कि जब आप एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वर्सेस आप किसी पंजाब की गाँव की यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करेंगे तो भाई फ़र्क होता है ना, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट टॉफ़ल होती है, उनकी रिक्वायरमेंट एसएटी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट जीमेट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट जीआरई होती है। अगर आपके पास ये नहीं होंगी तो वो आपका केस जो है ना वो इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, स्कॉलरशिप्स पे हमारे कम से कम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता है अगर उसके पास अंग्रेज़ी उसकी अच्छी होती है, इवन उसकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो अगर उसकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है, उसकी उसके बाद टॉफ़ल होता है, जीआरई है, जीमेट होता है, तो उनको तो वीज़ा मिल जाता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो वीज़ा ऑफ़िसर्स होते हैं ना, वो आपके कोई दुश्मन नहीं हैं। वो चाहते हैं आपको वीज़ा इश्यू करना, ठीक है? लेकिन आप उनको वो डॉक्यूमेंटेशंस तो पूरे दो, आप उनको सही तरीके से कम्युनिकेट तो करो, आप उनको सही तरीके से अपना केस तो प्रेज़ेंट करो। अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे तो भाई फिर तो उसके पावर में है ना, और उसका पावर अगर वो सैटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा रिजेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये होती हैं कुछ मेन रीज़न, मेनली तो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं और इंडियंस को इसीलिए ये सारे वीज़े मिलते हैं क्योंकि उनके पास पूरा प्रोसेस बना होता है। उनके पास पूरी नेटवर्किंग होती है, उनके पास ये बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर जाती हैं, ये वहाँ पर जॉब फेयर लगाती हैं, लोगों को करियर काउंसलिंग करती हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं और वहाँ का जो पूरा निज़ाम है आपने देखा होगा, वो उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी अंग्रेज़ी में एजुकेशन है, तो और वो लोग टॉफ़ल भी देते हैं, वो आइल्स का टेस्ट भी देते हैं, वो एसएटी भी देते हैं, जीआरई भी देते हैं, जीमेट भी देते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा मिल जाता है। उनके पास पैसे दिखाने के लिए अगर उनके माँ-बाप के पास ना हो तो वो लोन लेते हैं, उनके बैंक जो हैं वो उन पे यकीन रख के उनको लोन देते हैं। और स्कॉलरशिप्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, उनकी जो अलुमनाई नेटवर्किंग की जो उनके लोग होते हैं, जैसे हमारी कैडेट कॉलेज पेटारो की है, अलुमनाई एसोसिएशन है, तो इसी तरीके से वो इंडियंस की तो ग्रुप इतने ज़बरदस्त होते हैं, उनका अलुमनाई सिस्टम होता है, वो उनको स्पॉन्सर्स करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, उनके पास पूरा प्रोसेस होता है, हमारे पास वो प्रोसेस नहीं होता और यही रीज़न है अनफॉर्चुनेटली कि हमें जो है पाकिस्तानियों को कम वीज़े मिलते हैं क्योंकि हम उस प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं करते जिससे हमें वीज़ा आसानी से मिल सके। सबसे आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों के विजिट वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? आखिर वजूहात क्या हैं? या फिर क्या वो तरीक़ेकार होना चाहिए जिनको फॉलो करके कम से कम चांसेस बढ़ जाएँ टू गेट द अमेरिकन विजिट वीज़ा? अली भाई, ये आपका जो सवाल है ना, ये सबसे पावरफुल सवाल है क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं, उन सबकी यही शिकायतें होती हैं कि जी हम तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, हमें तो वो वीज़ा देते ही नहीं हैं और मुसलमानों से जो है उनको ख़ास नफ़रत है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या पाकिस्तानी जो हैं वो उनको लिफ्ट नहीं कराते हैं और अगर इंडियन जाते हैं तो उनको वीज़ा देते हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वीज़ा ऑफ़िसर जो होते हैं वो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं और उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट भी फ़ोर्स नहीं कर सकता कि किसको वीज़ा दें या नहीं दें, वो बिल्कुल फ्री होते हैं और वो चाहते हैं आप लोगों को वीज़ा देना, लेकिन भाई आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करो। उसका अब जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि देखिए ना, हमारा हर बंदा जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, 99% लोगों की ये ख़्वाहिश होती है कि वो अमेरिका में जाके रहें। अब आपको लगता है कि वीज़ा ऑफ़िसर जो है उसको नहीं पता कि आपको अमेरिका में अगर आप विज़िट करने जा रहे हो तो आपको वहाँ रहने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं भाई, वो रोज़ 100 लोगों का इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मेन जो चीज़ें हैं ना वो ये देखते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप जाके
अमेरिका का वीज़ा के लिए अप्लाई करें और वो आपसे बोले भाई आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप बोले 50,000 रुपये, तो भाई आप 5 लाख भी कमाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता उसको। आपको एक्सपेंस दिखाना है कि जब आप अमेरिका में जा रहे हो तो टिकट के लिए आपके पास पैसे हैं, वहाँ पर आप जो 15 दिन गुज़ारोगे या 2 महीने गुज़ारोगे उसके पैसे हैं, आप जॉब नहीं करोगे या वहाँ पे रहोगे नहीं, तो इसको कहते हैं फैमिली टाइज़। आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ दिखानी होती है पाकिस्तान में कि भाई आपके पास पाकिस्तान में पैसे भी हैं, आपके बीवी बच्चे भी इधर हैं, आपके माँ-बाप भी इधर हैं, आपके पास जायदाद भी है, आपके पास एक स्टेबल जॉब भी है, या आप अच्छा उसको रीज़न दो कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे घूमना है, या मैं व्लॉगर हूँ, या मैं वीडियो एडिटर हूँ। उनको सही तरीके से रीज़न देना होता है। अगर आप सही तरीके से उनको रीज़न नहीं देंगे तो भाई आपका वीज़ा तो विज़िट वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो मेरे ख़्याल से वीज़ा ऑफ़िसर वीज़ा उसी को देते हैं जिसका एक तो बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? कोई क्रिमिनल उसकी हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई इंटेंट नहीं है कि वो अमेरिका में जाएगा तो वो रहेगा, उसके पास पैसे हैं इतने कि वो अपना टिकट जो है खुद स्पॉन्सर करेगा और वहाँ पे 15-20 दिन या 1 महीना आराम से गुज़ारेगा और मज़े करेगा। उसकी फैमिली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और फैमिली उसकी उसकी टाइज़ होनी चाहिए पाकिस्तान से कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की स्टेबल जॉब है, या मैं गवर्नमेंट ऑफ़िसर हूँ, या मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, या मैं सीएसपी ऑफ़िसर हूँ, या मैं एयरफ़ोर्स में हूँ, या मैं कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ये जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे मेरा अच्छा खासा महाना वो है। मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरी बीवी यहाँ पर है, मेरे माँ-बाप यहाँ पर हैं, मेरे फियांसे यहाँ पर हैं। तो वो सारे आपको है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है अपने मुल्क से आपको टाइज़ दिखाने होते हैं। और अगर मेरे ख़्याल से आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपका इंटेंट नहीं है कि आप जाके अमेरिका में रहेंगे, और आपकी जो फैमिली जो पाकिस्तान में रहती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि भाई अमेरिका के जो एम्बेसी वाले होते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब तक आप उनको सैटिस्फाई नहीं करते तब तक आपको वो वीज़ा इश्यू नहीं करते हैं और उसका एक क्राइटेरिया है, आपको उस क्राइटेरिया से गुज़रना पड़ता है। थैंक यू अली भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है ब्रेक के बाद। उम्मीद है जो मेरे जवाब हैं आपके जो हैं सामाईन को पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मंसूर भाई। आई बिलीव कि आज के शो के बाद काफ़ी पाकिस्तानियों के तबक रोशन हो गए होंगे, थोड़ी बहुत और अवेयरनेस उन्हें आ गई होगी। अब वो सिर्फ हमेशा ख्वाबों में और ख्यालों में नहीं सोचेंगे कि अमेरिका कैसे जाना चाहिए, बल्कि दे हैव द राइट वीडियो टू वॉच, जिसको फॉलो करके वो किसी हद तक करीब अपनी डेस्टिनेशन के पहुंच सकते हैं। तो देखते रहिए रियलिटी चेक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेट अस नो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक कवर करें आपके लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।